हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी की कौन कौन सी टेक्निक्स और या टूल्स होते हैं उनके बारे में। तो मॉनेटरी पॉलिसी मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में मानी जाती है। तो आज हम इसके उपकरण या इसकी टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। तो मौद्रिक नीति के द्वारा हम हमारी इकोनॉमी में मुद्रा और साख की मात्रा और उसकी लागत तथा उसके उपयोग को नियंत्रित करते हैं, ताकि जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव है उनको उनकी पूर्ति हम कर सकें, है ना। तो हम कहेंगे कि मौद्रिक नीति के बहुत सारे हमने उद्देश्य पढ़े पिछले वाले लेक्चर में। आज मौद्रिक नीति के कुछ प्रमुख उपायों को हम पढ़ेंगे। इस उपायों में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहला तो आती है इसमें कि उचित ब्याज दर का निर्धारण करना और इसका क्रियान्वयन करना, फिर साख सुविधाओं का विस्तार और अनुचित विस्तार पर रोक, फिर साख के उपयोग पर नियंत्रण करना और वित्तीय संस्थाओं की स्थापना और संचालन एवं प्रभावी नियंत्रण, और फिर इसमें आता है कि सार्वजनिक ऋणों का प्रबंध और समावेश करना, है ना। तो हमारी मौद्रिक नीति के जो टेक्निक्स हैं या औजार कहें या उपकरण करें, इन्हें दो भागों में बांटा जाता है। और भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मौद्रिक नीति के जो टूल्स को हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है। पहला भाग जो है इसका वो आता है क्रेडिट कंट्रोल के मेथड्स कौन कौन से हैं, है ना। और दूसरा जो आता है इसमें वो आता है साख नियंत्रण की साख सुविधा विस्तार के उपकरण कौन कौन से होते हैं। ये दो चीज़ें आती हैं इसमें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर क्रेडिट कंट्रोल, टूल्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल की, है। तो साख की मात्रा और उसके उपयोग और उसकी लागत को प्रभावित करने वाले उपकरणों को इसमें शामिल किया जाता है, समावेश किया जाता है। इसमें प्रमुख रूप से कौन कौन सी चीज़ें आती है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें सबसे पहली जो चीज़ आएगी वो बैंक रेट आएगी, फिर दूसरी आएगी ओपन मार्केट ऑपरेशंस आएंगे इसमें, फिर चेंज इन कैश रिज़र्व रेशियो आएगा, उसके बाद इसमें चेंज इन लिक्विडिटी रेशियो आएगा, फिर रिज़र्व रेपो रेट आएगा, फिर इसमें आता है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, फिर इसी के कुछ भाग भी इसके अंतर्गत समाहित हैं, वो उनके बारे में मैं आपको इसी में बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि बैंक रेट क्या होती है ना। तो हम ये कहेंगे कि क्रेडिट कंट्रोल का ये सबसे इम्पोर्टेंट टूल है बैंक रेट। बैंक रेट में जिस दर पर देश का जो हमारा केंद्रीय बैंक है अर्थात आरबीआई बैंक को ऋण देता है, उसकी प्रथम श्रेणी की सिक्योरिटीज़ की कटौती करता है। जब बैंक रेट बढ़ाई जाती है तो बैंक ऋणों की लागत को बढ़ने से, बैंक उधार कम होने से देश में जो है साख की मात्रा घटती है और ऊंची बैंक दर को महंगी साख नीति कहा जाता है। और जब बैंक दर को घटाया जाता है तो बैंक के जितने भी लोन होते हैं वह सस्ते होने के कारण साख की कुल मात्रा बढ़ने लगती है या बढ़ने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। इसे हम जो है सस्ती साख नीति कहेंगे। तो भारत में 1951 में महंगी साख नीति का अनुसरण किया गया। फिर बैंक दर जो कि प्रारंभ में 3% थी और इस बैंक रेट में निरंतर चेंज होता रहा है अर्थव्यवस्था के हिसाब से। तो देश में विकसित जनित मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए बैंक दर में वृद्धि आवश्यक हो गई थी। और बैंक दर नीति यद्यपि मात्रात्मक साख नियंत्रण का अच्छा टूल है, पर भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में असंतुलित विकास, साहूकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, आर्थिक ढांचा और हमारे यहाँ पर कृषि क्षेत्र की प्रधानता के कारण बैंक दर की सफलता साख नियंत्रण पर कुछ जो है संदिग्ध रहती है। और हम कहें कि बैंक रेट में फ्लक्चुएशन देखे जाते हैं, ये बार बार चेंज होती रहती है। ठीक है, तो ये तो मैंने बताया कि बैंक रेट किस तरह से मौद्रिक नीति में किस तरह से अपनाई जाती है। फिर दूसरा टूल है इसमें
ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो देश में साख की मात्रा को नियंत्रण करने के लिए दूसरा उपकरण साबित हुआ है। इसके अंतर्गत साख की मात्रा में वृद्धि करनी होती तो देश केंद्रीय बैंक खुले बाजार से प्रतिभूति को खरीदता है। इससे प्रतिभूति धारकों के पास मुद्रा का प्रवाह होता है और वे बैंक में उसे जमा कराते हैं, जिससे बैंक की साख निर्माण क्षमता जो है वो इंक्रीज़ होती है। जब साख की मात्रा में कमी करनी होती है तो देश का केंद्रीय बैंक खुले बाजार में इन सिक्योरिटीज़ को बेच देता है, जिससे जो हमारी जनता होती है और एवं बैंकों से मुद्रा का प्रवाह केंद्रीय बैंक के पास हो जाए। तो ये एक हम कहेंगे कि मात्रात्मक साख नियंत्रण का बहुत ही सरल और सीधा उपकरण साबित हुआ है। उसके प्रयोग में कई बार कई ऐसी प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं, पर ये सबसे अच्छा तरीका है भारत में खुले बाजार की क्रियाओं द्वारा साख नियंत्रण। ये साख नियंत्रण काफ़ी उपयोग में लाया जाता है। फिर इसमें नेक्स्ट आता है चेंज इन केस रिजर्व रेशियो। तो जब साख की मात्रा साख नियंत्रण का एक प्रभावी उपकरण के रूप में है तो रिजर्व बैंक अधिनियम 1935 के अनुसार प्रत्येक बैंक को अपनी जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत भाग रिजर्व बैंक के पास रखना ज़रूरी है। तो जब देश में साख की मात्रा को कम करना होता है तो देश का केंद्रीय बैंक जो होता है वह CRR की दर को बढ़ा देता है, जिससे बैंक की जमाओं का उतना प्रतिशत भाग केंद्रीय बैंक के पास जमा हो जाने से बैंक की साख निर्माण क्षमता कम हो जाती है। इसके विपरीत जब साख की मात्रा बढ़ानी होती है तो CRR को घटा दिया जाता है, जिससे बैंक जमाओं का उतना भाग बैंक के पास उधार देने के लिए बढ़ जाता है और बैंक की साख निर्माण क्षमता यहाँ पर बढ़ जाती है। तो ये एक तीसरा उपकरण के रूप में है CRR। और भारत में नकद कोष अनुपात में कई बार परिवर्तन किए गए हैं और इसमें परिवर्तन देखे गए हैं, कई सारे परिवर्तन हैं इसमें, ठीक है। फिर इसमें आता है नेक्स्ट वैधानिक तरल कोषानुपात। तो बैंकिंग अधिनियम 1949 के अनुसार भारत के प्रत्येक बैंक को अपने कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत भाग जो है अपने ही पास तरल कोष के रूप में लिक्विडिटी के रूप में रखना होता है। प्रारंभ में यह जो दर है कुल जमाओं को 25% था, किंतु समय समय पे कई चरणों में इसमें वृद्धि की गई, इसको बढ़ाया गया, ठीक है। तो वैधानिक तरल कोषानुपात में परिवर्तन करके ये भी एक उपाय है मौद्रिक नीति से साख नियंत्रण करने का। फिर इसमें नेक्स्ट आता है रेपो रेट। तो रेपो रेट दर ब्याज की वह दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अपने पूर्व निर्धारित प्रतिभूतियों की अतिरिक्त जमानत बैंकों और केंद्र सरकार और राज्य सरकार या फिर निर्धारित वित्तीय संस्थाओं को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। तो रिजर्व बैंक इस ब्याज दर का उपयोग जब मुद्रास्फीति पर नियंत्रण तथा देश में मुद्रा की तरल मात्रा में कमी करने के लिए करता है। तो ऐसी स्थिति में रेपो रेट में वृद्धि की जाती है, जबकि अर्थव्यवस्था में तरल वृद्धि के लिए रेपो दर में कमी करता है, ताकि मंदी के दुष्प्रभाव हैं उनको ख़त्म किया जा सके या रोका जा सके। तो ये तो हुई रेपो रेट। इसमें बहुत सारी चीज़ें और हैं जिसको कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि कौन कौन से टूल्स और होते हैं, है ना।